हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। चंडीगढ़ में सीएम आवास पर प्रदेश सरकार की आढ़ती एसोसिएशन और राइस मिलर्स प्रतिनिधि मंडल की साथ बैठक हुई और इस बैठक में कपास और बारीक धान पर मार्केट फीस और ग्रामीण विकास शुल्क को 2-2% से कम करके आधा-आधा प्रतिशत करने की घोषणा की गई। चंडीगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने एमएसपी बढ़ाए जाने पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसान के एक एक दाने की खरीद होगी। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधा। विज ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला की कोई सुन नहीं रहा, अब किसान समझ चुके हैं कि उनके कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं राहुल गांधी की आर्थिक स्थिति को लेकर सवाल पर विज ने वार करते हुए कहा कि वो एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं। गृह मंत्री ने कंगना के उस बयान को गलत करार दिया जिसमें उन्होंने किसान को आतंकी बताया। कृषि बिल को लेकर एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर मीडिया के सामने आए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि एमएसपी खत्म नहीं हो सकती, किसान बिल किसान हितैषी है और एक बहुत बड़ा परिवर्तन आना है, इसमें किसान की खुशहाली का रास्ता खुला है। केंद्र सरकार की ओर से रबी फसलों पर बढ़ाए गए एमएसपी को लेकर भी सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने गेहूं पर 50 रुपए एमएसपी बढ़ाए जाने को किसानों के साथ भद्दा मजाक बताया। किसान अध्यादेशों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा कुमारी सैलजा ने सिरसा लघु सचिवालय में धरना दे रहे किसान और पीटीआई टीचर्स से मुलाकात की। सैलजा ने कहा कि एमएसपी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट करते हैं लेकिन कानून बनाने की बात पर चुप्पी साध लेते हैं। सैलजा ने कहा कि देश का संविधान और न्यायालय ट्वीट को कानून नहीं मानता। तो शाम से कांग्रेस की विधायक और पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने रबी की फसलों में समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि को लेकर सरकार पर निशाना साधा। किरण चौधरी ने इस वृद्धि को ऊंट के मुंह में जीरे के समान बताया। साथ ही किरण चौधरी ने कहा कि सरकारें किसानों की मांगों के लिए गंभीर नहीं हैं और न ही उन्हें किसानों की जरूरतों के बारे में पता है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात की जा रही है, जबकि किसानों के लिए गेहूं के समर्थन मूल्य में सिर्फ 50 रुपए की वृद्धि की गई। इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री एक तरफ तो अपने आप को किसानों का हितैषी बताते हैं और दूसरी तरफ किसानों पर लाठीचार्ज की बात को नकारते हैं। साथ ही अभय चौटाला ने कहा कि ऐसे में मुख्यमंत्री को गृह मंत्री को उनके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को बचाने का काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत और खाप पंचायत के प्रवक्ता ने पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी से मुलाकात की। खाप पंचायत के प्रवक्ता ने 18 तारीख को भगवान वाल्मीकि जी के प्रगट दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रम के लिए पूर्व मंत्री को न्योता दिया। कृषि बिल के खिलाफ उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों किसान, व्यापारी, खेत मजदूर वर्ग सरकार के खिलाफ हल्ला बोल चुके हैं, तो वहीं विपक्षी दल भी पीछे नहीं रह रहे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि बीते दिन राज्यसभा में बिल पारित करवाने के नाम पर जो कुछ भी राज्यसभा में हुआ वो लोकतंत्र की हत्या थी। बिना वोटिंग और सदन में शोर शराबा कर जिस तरह से बिलों को पारित किया गया वो बेहद निंदनीय है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिलों का विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कृषि बिलों के खिलाफ अब आढ़तियों ने भी हड़ताल शुरू कर दी है। सोहना अनाज मंडी के आढ़ती इन बिलों के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ चुके हैं। आढ़तियों का कहना है कि सरकार द्वारा बिचौलियों को खत्म करने की बात की जा रही है, जबकि काफी समय से किसान और आढ़ती साथ काम करते आए हैं। सोहना अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान महेश आर्य ने बताया कि प्रदेश की सभी मंडी के हड़ताल के आह्वान पर सोहना अनाज मंडी के व्यापारी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।
गोहाना में बर्खास्त पीटीआई टीचरों का धरना मंगलवार को भी जारी रहा। इस दौरान बर्खास्त पीटीआई टीचरों ने गोहाना सोनीपत रोड पर धरना स्थल के पास सरकार पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया। पीटीआई टीचर्स ने कहा कि अब वो अपने आंदोलन को और तेज करेंगे और बड़ौदा हलके में होने वाले उपचुनाव के दौरान वो बीजेपी और जेजेपी नेताओं का विरोध कर घेराव करेंगे। नई ट्रांसफर नीति और बिजली विधेयक 2020 रद्द करने की मांग को लेकर विद्युत निगम के कर्मचारियों ने बरनाला रोड स्थित बिजली घर में प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि विद्युत निगम तकनीकी विभाग है, इसलिए इस विभाग में नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं की जानी चाहिए, इससे दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो हेड ऑफिस और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इंद्री में बिजली के बिलों में गड़बड़ी के चलते बिजली उपभोक्ताओं में बिजली विभाग के खिलाफ रोष पनप रहा है। बिजली विभागों के द्वारा दी गई बिलों में 200 रुपए की जगह कई हजार रुपए भेज दिए गए, जिसको लेकर उपभोक्ता बिजली विभाग के चक्कर काट रहे हैं। बावजूद इसके उनकी सुनने वाला कोई नहीं। बल्लभगढ़ के पंचायत भवन के खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय में इन दिनों जमकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान बंद रहे विभागीय कामकाज के बाद अब अचानक से लोग अपने राशन कार्ड संबंधी कामों के लिए दफ्तर में उमड़ पड़े हैं, जिसके चलते ये बेहद चिंताजनक हालात बन गए हैं। कोरोना के चलते 6 महीने बाद खोले निजी स्कूलों के सरकारी आदेश ने परेशानी बढ़ा दी है। नए आदेश के मुताबिक सभी टीचर्स को कोरोना टेस्ट के लिए 1600 रुपए सरकारी फीस देनी होगी। सरकार के आदेश के बाद निजी स्कूल टीचर्स में हड़कंप मच चुका है। रेवाड़ी में निजी स्कूल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। अंबाला में स्कूल में आने वाले शिक्षकों से कोरोना टेस्ट कराने के लिए 1600 रुपए की मांग की गई। स्कूल के इस फैसले के बाद निजी स्कूल संगठन ने इसका विरोध किया। शिक्षकों का कहना है कि सरकार की ओर से सरकारी शिक्षकों के मुफ्त कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल की ओर से पैसे लिए जा रहे हैं। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के प्रदेशाध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए सरकार पर भेदभाव करने और अपनी तिजोरियां भरने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुरुग्राम में हरियाणा शहरी प्राधिकरण की तरफ से कुछ ट्रस्ट को स्कूल संचालन के लिए जमीन अलॉट की गई। इसके अलावा कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जिन्होंने स्कूल संचालन के लिए एचएसवीपी से जमीन खरीदी है। इसको लेकर स्कूल प्रबंधन को सख्त हिदायत होती है कि नियमों के तहत स्कूल चलाए जाएंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मिल रही शिकायत में कहा गया कि कुछ ऐसे स्कूल हैं जो इन नियमों का पालन नहीं कर रहे। वहीं स्कूल के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी भी चलाई जा रही है। कोरोना काल के बीच आज सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के छात्रों की कंपार्टमेंट की परीक्षाएं हुई। सुबह 10:30 बजे से एग्जाम शुरू होना था, लेकिन कोरोना वायरस को देखते हुए छात्रों को 10 बजे ही स्कूल परिसर में बुला लिया गया, जिसके बाद उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें परीक्षा केंद्रों में बिठाया गया। परीक्षा के दौरान कोरोना को लेकर सीबीएसई की तरफ से जारी गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा गया और एक क्लास में सिर्फ 12 बच्चों के बैठने को इजाजत दी गई। फरीदाबाद में कुल 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां छात्रों ने एग्जाम दिया। कोरोना काल में हर उद्योग धंधे तबाह हो चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मार पटाखा कारोबार पर देखने को मिल रही है। दिवाली से पहले इस वक्त बाजारों में रौनक रहती थी, लेकिन छोटे दुकानदार बड़े दुकानदारों से खरीदारी शुरू करते थे। लेकिन इस बार पटाखा कारोबार पूरी तरीके से चौपट है। कारोबारी फरवरी मार्च में पटाखों की खरीदारी कर स्टॉक कर लेते हैं ताकि दिवाली में अच्छी कमाई हो, लेकिन इस बार ऐसा नजर नहीं आ रहा है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की क्लोनिंग तकनीक पशुपालकों की आय को बढ़ाने में कारगर साबित होगी। पूरी तरह से सफल संस्थान की इस तकनीक का फायदा जल्द ही किसानों को मिलने लगेगा। संस्थान ने भैंसे के कान के टुकड़े से बछड़ा पैदा किया। इस तकनीक से जो मुर्रा भैंस पैदा होगी वो एक दिन में 10 से 12 किलो दूध देगी।
करनाल में 25 सितंबर के बाद धान की फसल की कटाई शुरू होनी है। धान के सीजन को मद्देनजर रखते हुए कंबाइन मशीनों पर स्ट्रॉ मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग सिस्टम लगवाना अनिवार्य होगा। जिन कंबाइन मशीनों पर यह सिस्टम नहीं लगा होगा उन पर संबंधित तहसीलदार और पुलिस अधिकारी कार्रवाई करते हुए चालान करेंगे। ऐसे में मशीन को इंपाउंड कर लिया जाएगा। ऐसा इसलिए जरूरी किया गया ताकि किसान फसल कटाई के बाद खेतों में बचे अवशेषों में आग न लगा सके। टोहाना के डांगरा गांव के रहने वाले रिसाल सिंह ने सीएम और गृह मंत्री से इंसाफ की गुहार लगाई है। रिसाल सिंह का कहना है कि 3 साल पहले सड़क हादसे में उनके बेटे की मौत हो गई थी, जिसके बाद बेटे का शव 3 दिन तक शव गृह में पड़ा रहा, जबकि उसके जेब में उसका आधार कार्ड था और मौत की सूचना 3 दिन तक उसे नहीं दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसके बेटे की मेडिकल मदद नहीं की, जिससे उसकी जान बच नहीं पाई। उन्होंने आरोप लगाया कि मिलीभगत करके मामले को दबाया जा रहा है। एड्स जैसी घातक बीमारी इंसान को प्रभावित करती आई है, लेकिन जब कुत्तों में भी अब ये एड्स फैल रहा है। 3 दिन तक इलाज न होने पर कुत्तों की मौत निश्चित है। हिसार के लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी के लुवास के जीव विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों के शोध में कुत्तों में भी एड्स होने की बात सामने आई है। फतेहाबाद का पार्क इन दिनों नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है। आलम यह है कि पार्क में अब कुछ लोग सरेआम शराब पीते हैं और खाली बोतल, ग्लास और पैकेट वहां फेंक देते हैं। यमुनानगर के पुराना हमीदा में रुपयों के लालच में एक मां ने अपनी बेटी को बेच दिया। दरअसल महिला ने 56,000 रुपए में नाबालिग बेटी को शादी के लिए रोहतक में धामड़ गांव में बेच दिया। आपको बता दें कि एक और बच्ची को फिलहाल लाया गया, जिसे रेस्क्यू करा दिया गया और पूरे मामले को लेकर एसएचओ मनोज कुमार ने बताया कि थाना सदर रोहतक से एफआईआर आई है, जिस पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यमुनानगर में एक युवक की खुदकुशी का मामला सामने है। खुदकुशी का कारण आरती का युवक को पैसों की चोरी के लिए परेशान करना बताया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि यमुनानगर की लक्कड़ मंडी में लक्कड़ आरती ने युवक पर 2,80,000 रुपए की चोरी का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, आरती युवक को पैसों के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहा था। चोरी के आरोप से युवक इतना परेशान हुआ कि उसने नहर में कूदकर खुदकुशी कर दी। रेवाड़ी में आपराधिक वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में बीती शाम मोहल्ला जैनपुरी में 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर एक बुजुर्ग महिला से चाकू की नोक पर लाखों रुपए के जेवरात लूटकर मौके से फरार हो गए। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। इस मामले में नौकरानी पर भी शक जाहिर किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर नौकरानी से पूछताछ की और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन दिलवाने की एवज में रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। दरअसल वार्ड नंबर 4 के पार्षद भूपेंद्र नोहवार ने एक व्यक्ति से 70,000 रुपए रिश्वत के तौर पर लिए, लेकिन बाद में लोन कैंसिल होने की बात कहकर व्यक्ति को मना कर दिया गया, जिसके बाद पीड़ित ने जब रुपए वापस मांगे तो पार्षद ने अपने गुर्गों से उसकी जमकर पिटाई करवाई। पूरे मामले को लेकर कैंप थाना प्रभारी यादराम ने बताया कि मोहन नगर निवासी पंकज ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। करनाल पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने बीती 18 सितंबर को पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को अपराध जांच शाखा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के साथ कुछ साथी मिलकर काम कर रहे थे। फिलहाल वो फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 एल्यूमिनियम कॉल और ट्रक को बरामद कर लिया है। गहन पूछताछ के लिए पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया।